सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 क्लास 10th मैथमेटिक्स के बेसिक का हम लोग ये सेकंड पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने कंपार्टमेंट वाला पेपर डिस्कस किया था। अभी हम लोग दूसरा पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे कोड में 2 लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो 1 लिखा हुआ है सेट को बताता है। यहाँ पे 1 2 3 आएगा। इन तीनों में क्या होते हैं, प्रॉब्लम लगभग सेम होते हैं, बस एक दो प्रॉब्लम चेंज होते हैं। जब यहाँ पे नंबर बदलेगा, इस 2 के अलावा मेरे पास 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 1 भी है। तो इन सबको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, तो आपको पेपर बहुत सारे यहाँ पे मिलेंगे। तो अभी हम लोग 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसके 20 प्रॉब्लम कौन कौन से होंगे और इसका आपका आंसर क्या होगा, इसको देख लेते हैं। अगर आप मेरे साथ इसी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मेरे साथ साथ आप इसके आंसर करते जाइए। लास्ट में आप चेक कर सकते हैं आपके कितने प्रॉब्लम सही हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैथमेटिक्स बेसिक लिखा हुआ है। ये 2024 का पेपर है। ठीक है, ये किसी भी रीजन का हो सकता है। रीजन मुझे नहीं मालूम किस रीजन का है। दिल्ली रीजन का नहीं है, क्योंकि उसके लिए जो कोड हम लोग यहाँ पे 2 दिखा रहे हैं, इस 2 की जगह 1 लिखा रहता है दिल्ली के लिए। बाकी किसी दूसरे स्टेट में आएगा। ठीक है, चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज। अब स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा होगा, वो 10 होगा। फैक्टर करोगे तो आएगा 2 एंड 5। और जो कंपोजिट नंबर सबसे छोटा होगा वो होता है 4, मतलब 2 के पावर 2। और जब आप एचसीएफ लिखोगे तब वही नंबर लिखोगे जो दोनों में कॉमन होगा और उसकी मिनिमम पावर। तो दोनों में कॉमन 2 दिख रहा है और इसकी मिनिमम पावर 1 है, इसलिए 2 पावर 1, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 2। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस हैज इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन। आपके पास दो इक्वेशन है, कह रहा है इसके इनफिनाइट सोल्यूशन होंगे तो k की वैल्यू क्या होगी। अब इनफिनाइट सोल्यूशन के रिलेशन आपको मालूम है क्या होता है, a1 बाई a2 इक्वल होता है b1 बाई b2 एंड इट इज अगेन इक्वल टू c1 बाई c2। a1 बाई a2 की वैल्यू लिखोगे तो आपका आ जाएगा यहाँ से 1 और यहाँ से 2, 1 बाई 2। b1 बाई b2 लिखोगे तो यहाँ से 1 आएगा और यहाँ से k। और c1 बाई c2 लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा -4 बाई -8। यहाँ से रिलेशन लिख दो, 1 बाई 2 इक्वल टू 1 बाई k है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k की वैल्यू 2 आ जाएगी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 2 एज अ रूट। यहाँ बताना है कि कौन सा इक्वेशन है जिसमें 2 आएगा एज अ रूट। ठीक है, मतलब x की वैल्यू 2 होनी चाहिए। मतलब x की वैल्यू आप चारों इक्वेशन में यूज करोगे, जहां पे ये इसको सेटिस्फाई कर जाएगा वही इसका इक्वेशन होगा। तो इसका इक्वेशन यहाँ पे ये c वाला है। आप इसमें चेक कर सकते हैं, x जगह 2 लिखेंगे, इसका स्क्वायर कर दिया, -7 इंटू 2 प्लस 6 करके 0 आना चाहिए। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8 और ये 6 पॉजिटिव है, मिलके हो गया 14। और ये 7 इंटू 2 ये भी हो गया -14। सॉल्व करोगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए ये हो गया सी वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, इन एन एपी इफ डी इज -4 एंड a7 इक्वल टू 4। तो कह रहा है कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या होगा, मतलब ए बताना है। तो a7 का रिलेशन लिखेंगे तब क्या लिखोगे, a प्लस 6d। a7 की जगह वैल्यू दिया हुआ है 4, तो 4 लिखना है। a आपको बताना है, d की वैल्यू यहाँ पे -4 है, तो 4 इक्वल टू हो गया a प्लस, ये हो जाएगा -24। और -24 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी 28। अब आंसर चेक कर लोगे, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 5, 4 फ्रॉम द ओरिजिन इज। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपका आ गया 5, 4। ओरिजिन दूसरा पॉइंट बोल रहा है जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। अब इसके लिए हम लोग डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला आपका होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें से किसी को 1 किसी को 2 आप यूज कर सकते हो। इसको हम 1 लिख रहे हैं, इसको 2 लिख रहे हैं। ठीक है, आप लिखोगे 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 25 प्लस 16 मीन्स √41। इसका आंसर होगा √41, मीन्स ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, इफ साइन a इक्वल टू 3/5 देन द वैल्यू ऑफ कॉट a इज। अब इस प्रॉब्लम को आप ट्राइंगल से भी सॉल्व कर सकते हो और आप आइडेंटिटी से भी सॉल्व कर सकते हो। तो ट्राइंगल से आप लोग सॉल्व आसानी से कर सकते हो, आप लोग कर लेना। अभी मैं इसको आइडेंटिटी से सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कॉट का रिलेशन कोसेक के साथ है, तो सबसे पहले इसको हम कोसेक में चेंज कर देते हैं। तो जब इसको लिखोगे आप कोसेक ए, तो आपको कोसेक ए के लिए इसका रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा, मतलब 5/3, क्योंकि साइन और कोसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। अब कॉट और कोसेक का रिलेशन क्या है आप जानते हो, आप लिखते हो कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए।
तो अगर यहां से कॉट स्क्वायर ए लिखोगे तो ये 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, अब यहां से कॉट ए अगर लिखना होगा तो अंडर रूट कर दोगे आप कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो कोसेक स्क्वायर ए के पहले वैल्यू निकाल लो, ये हो गया 5/3 का स्क्वायर और माइनस 1। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा ये 25/9 माइनस 1। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 25 माइनस 9/9 मीन्स 16/9। जब इसका रूट कर दोगे 16/9 का तो इसका आंसर आ जाएगा 4/3। मतलब इसका जो आंसर होगा वो 4/3 होगा। ठीक है, ये जो 16/9 आंसर आया हुआ है, याद रखना ये कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू है और आपको स्क्वायर नहीं चाहिए, इसलिए आपका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू इसमें से क्या होगी? ठीक है, ये भी आइडेंटिटी से हो सकता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को हम लोग बोलते हैं सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब इन दोनों को चेंज कर दो। सेक को हम लोग लिखते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर ए और कोसेक को लिखते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर ए। यानी इसका मतलब हो गया, ये हो गया साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, और इसका मतलब होता है टेन स्क्वायर ए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 है 2 tan 30 डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 की वैल्यू किसके बराबर होगी? ठीक है, तो 2 इंटू टेन 30 की वैल्यू होता है 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। इसी को सॉल्व करना है। ये 2/√3 ऊपर रहेगा, नीचे आ जाएगा 1 माइनस 1/3। 2/√3 ऊपर रहेगा, नीचे आ जाएगा 2/3। अब उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो, तो 2/√3 मल्टीप्लाई 3/2 हो जाएगा। अब इस 3/√3 को हम लोग रेशनलाइज कर देंगे, क्योंकि 3/√3 किसी एंगल की वैल्यू होती नहीं है। रेशनलाइज करेंगे तो आपको वैल्यू पता चल जाएगी। ये √3 इंटू √3 3 होगा, जो कि इससे कट जाएगा, आंसर आएगा √3। और √3 इसमें से किसकी वैल्यू होती है आप देख लो, तो √3 tan 60 के लिए आता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 9, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ whose जीरो इज -5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 6 इज। यहाँ पे आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है जिसमें जो सम है वो -5 है और प्रोडक्ट है 6। तो आप इक्वेशन क्या लिखते हो, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। तो जो सम है वो यहाँ पे दिया है -5, तो लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस प्रोडक्ट दिया हुआ है 6, और इसको सॉल्व कर दोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस आर। इसके दो जीरोस बताने हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम लोग कर देंगे। ये 4 और 3, इसका पहले प्रोडक्ट करेंगे 12। 12 का दो फैक्टर ऐसा बनाना है जिसको प्लस माइनस करने पे +11 आना चाहिए, तो हम लोग लिखेंगे 12 और 1, +11 के लिए इसको प्लस के साथ रखेंगे, इसको माइनस के साथ। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस x माइनस 4। यहाँ से 3x कॉमन किया तो x प्लस 4, यहाँ से -1 कॉमन करेंगे तो x प्लस 4। एक फैक्टर आएगा x प्लस 4, सेकेंड फैक्टर 3x माइनस 1। द जीरोस आर, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -4, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 1/3, मतलब एक जीरो इसका 1/3 होगा, एक -4। तो ऑप्शन चेक कर लो, आपको सी वाला ऑप्शन दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, the annual rainfall record of a city for 66 days is given in the following table। आपको बताना है द डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट्स ऑफ मॉडल एंड मीडियन क्लासेस। मीडियन और मॉडल क्लासेस के जो अपर लिमिट है उसका डिफरेंस कितना होगा आपको बताना है। ठीक है, अब इसका पहले हम लोग अपर लिमिट निकालते कैसे हैं आपको बता देता हूं, उसके बाद में डिस्कस करेंगे। तो मॉडल क्लास का अपर लिमिट निकालना तो आसान है। मॉडल क्लास का कैसे निकालते हैं, आपको यहाँ पे चेक करना है, ये फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है, कि सबसे बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी कौन है। तो सबसे बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी आपको दिख रहा है 22। इसी में ये वाला आपका हो जाएगा लोअर लिमिट और ये वाला हो जाएगा अपर लिमिट, यानी एक में अपर लिमिट की वैल्यू है 10। अब हम चलते हैं दूसरे में अपर लिमिट निकाल। मीडियन के लिए जो मीडियन क्लास निकालते हैं उसके लिए आपको एक नया कॉलम बनाना होता है CF का। तो पहले CF का कॉलम बनाओगे, और CF कॉलम कैसे बनाते हैं, जो भी F दिया होगा उसको हम लोग ऐड करते जाएंगे कंटिन्यूअसली। तो पहला नंबर 22 है, ऐसे ही रहेगा। अब 22 में ये 10 ऐड करके लिखोगे तो आपका 32 होगा।
फिर उसमें 8 ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 40, फिर 40 में 15 ऐड कर दोगे तो आ जाएगा 55, फिर उसमें 5 ऐड कर दोगे तो आ जाएगा 60, और फिर उसमें 6 ऐड कर दोगे तो 66। ठीक है, जिसकी यहाँ पे बात हो रही थी। अब यहाँ पे हमने इसका CF लिख दिया। अब आपको निकालना होता है n/2, मतलब यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होगा उसका टोटल सम n और उसका फिर कर देना है हाफ। इसको जब जोड़ोगे 66 आएगा, क्योंकि CF में जो लास्ट टर्म होता है वो इनका सम होता है। तो जो n/2 होगा वो आ जाएगा 33। अब आपको CF वाले कॉलम में चेक करना होता है इस 33 का, मतलब n/2 से नेक्स्ट बड़ा वाला नंबर कौन है। तो 33 का नेक्स्ट बड़ा वाला नंबर यहाँ पे दिख रहा है 40। क्लियर है। और ये जो 40 है वो किस क्लास की वैल्यू है आप चेक कर लो। पहले क्लास की वैल्यू ये है, सेकेंड क्लास की वैल्यू ये है, थर्ड क्लास की वैल्यू ये है, और थर्ड क्लास हमारा है 20 से 30। तो इसका ये हो गया मीडियन क्लास, जिसमें 20 हो गया लोअर लिमिट और 30 हो गया अपर लिमिट। तो एक का हो गया अपर लिमिट 10, दूसरे का अपर लिमिट है 30, डिफरेंस करोगे तो आएगा 20, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 12, पी ए डिनोट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए। पी यहाँ पे एक इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी शो कर रहा है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि इस प्रोबेबिलिटी का रिलेशन कौन सा सही है। ठीक है, तो जो भी प्रोबेबिलिटी आप किसी की निकालते हो, अगर उसकी मैक्सिमम वैल्यू आती है तो 1 आती है, और जो मिनिमम वैल्यू आती है वो 0 आती है। ठीक है, इसी के रेंज में प्रोबेबिलिटी किसी भी नंबर का होता है, ना तो 1 से बड़ा हो सकता है ना तो 0 से छोटा, इसलिए नेगेटिव वैल्यू इसकी नहीं आती। तब चेक कर लो, जो आपका प्रोबेबिलिटी होगा वो या तो 1 के बराबर होगा या फिर 1 से छोटा, या फिर 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर, इसलिए सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इज। हेमिस्फीयर हम लोग कैसे बनाते हैं, इस तरीके से, ये है हेमिस्फीयर। इसमें इस वाले को हम लोग बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, जिसकी वैल्यू आती है 2πr²। ये सर्कल का एरिया इसमें ऐड करना होता है, जो होता है πr²। अगर दोनों को ऐड कर दो तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, जो होता है 3πr²। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू यूज नहीं करनी है, क्योंकि आंसर पाई में देना है, इसलिए हम लिखेंगे 3 × π × रेडियस का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 3 × 49π, और सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 147π। इसका आंसर 147π। क्वेश्चन नंबर 14, द डिफरेंस ऑफ द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ऑफ एंगल 120 एंड इट्स करेस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर इज। यहाँ पे एक सर्कल आपके पास है, सेंटर पे एंगल बन रहा है 120 डिग्री। ये मान लो एंगल हो गया 120, इस तरफ जो एंगल बनेगा वो बनेगा 240 डिग्री। तो जिधर एंगल बड़ा बनता है वो होता है मेजर सेक्टर, और जिधर एंगल कम बनता है वो होता है माइनर सेक्टर। तो आपको इन्हीं दोनों के एरिया का डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो मेजर सेक्टर का एरिया लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा 240/360 और πr²। माइनस माइनर वाले का लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा θ/360, मतलब 120/360 πr²। ठीक है, ये वाले से ये वाला आपको डबल दिख रहा होगा। ठीक है, अगर यहाँ से 120 360 हम लोग कॉमन कर दें तो यहाँ बचेगा 2πr², और यहाँ बचेगा πr², मतलब इसका डिफरेंस आएगा πr²। यानी इनडायरेक्टली आपको वैल्यू कौन सी बतानी है, आपको वैल्यू बतानी है 120/360 इंटू πr² की। 120 360 को कट करोगे तो 1/3 आएगा, मल्टीप्लाई 22/7, और r की वैल्यू यूज करोगे 21 का स्क्वायर। तो 7 3 जा 21, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 22 इंटू 21 करना है, और इसको जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आंसर 462। इसका आंसर 462 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, the graph of a pair of linear equation this in two variable x and y represent parallel line। पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन क्या होता है, a1 a2 रेशियो b1 b2 बराबर होता है, और c1 c2 का रेशियो इनके साथ बराबर नहीं होता। तो ये ऑप्शन आप चेक कर लो, फॉर्मूला सीधे पूछा हुआ है। जो डी ऑप्शन है आपको क्लियर दिख रहा होगा, a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, बट इट इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, in the given figure tangent PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at the angle of 80 डिग्री। तो एंगल ABO बताना है। तो यहाँ पे मार्क किया हुआ है, आपको कौन सा एंगल बताना है ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है,
अब आपको मालूम है कि ये वाला जो एंगल होगा 90 होगा और ये वाला भी एंगल पूरा 90 होगा, ठीक है। तो इस क्वाड्रिलेटरल ए पी बी ओ में ये आपका एंगल 90 हो गया, ये 90 हो गया, तो एंगल पी और एंगल ओ मिलके 180 होगा। इसलिए एंगल ओ की वैल्यू आ जाएगी 100, क्योंकि इधर 80 दिया हुआ है। अब इस ट्राइंगल में आ जाओ, इस ट्राइंगल में ये और ये दोनों रेडियस है, और इस रेडियस के सामने का ये वाला एंगल और इस रेडियस के सामने ये एंगल दोनों बराबर होंगे। जब ये 100 हो गया तो इन दोनों का प्लस होगा 80 के बराबर, तो एक एंगल किसके बराबर आ जाएगा, 40 डिग्री के। इसलिए इसका आंसर होगा 40 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 17, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड। जब कोई लाइन किसी सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो उसको हम लोग सेकेंड बोलते हैं, ठीक है। ये प्रॉब्लम जो कंपार्टमेंट वाला पेपर था उसके अंदर भी था। क्वेश्चन नंबर 18 है, if a pole 6 meter high casts a shadow 2√3 meter long on the ground, then the sun's elevation is। जहां सन्स एलिवेशन बोल रहा है वहां पे सन्स एल्टीट्यूड भी आपसे बोल सकता है। आपका यहाँ पे हिसाब क्या बन रहा है इसको देख लीजिए। जो ये एंगल होता है इसी को हम लोग सन्स एलिवेशन या फिर एल्टीट्यूड बोलते हैं, मतलब आपको एंगल बताना है। यहाँ पे इसका हाइट दे रखा है 6 मीटर और इसका जो शेडो होगा ये होगा 2√3। इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो टेन थीटा इक्वल टू लिखोगे 6/2√3, यानी ये हो गया 3/√3। रेशनलाइज कर दोगे तो √3 आएगा। और टेन किस एंगल के लिए वैल्यू √3 होती है तो आपको मालूम है 60 डिग्री के लिए, इसलिए यहाँ पे सन्स एलिवेशन हो जाएगा 60 डिग्री। ये हो गया क्वेश्चन 18। अब इसके बाद दो प्रॉब्लम होंगे असर्शन रीजन, चलिए उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में असर्शन है, अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। ये बिल्कुल करेक्ट है। जब किसी ट्राइंगल के अंदर एक लाइन ड्रा करते हो किसी भी साइड के पैरेलल, जो बाकी दो साइड्स होती हैं उनको सेम रेशियो में कट करता है, ठीक है। ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। रीजन है, पैरेलल लाइन कैन नॉट बी ड्रॉन टू एनी साइड ऑफ अ ट्राइंगल। कह रहा है कि पैरेलल लाइन किसी भी ट्राइंगल के साइड के पैरेलल नहीं ड्रॉ किया जा सकता। ये गलत है, फॉल्स हो गया। ऑप्शन चेक कर लेना, असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, ऑप्शन सी दिख रहा होगा, तो इसका ऑप्शन सी है। 20 है, पॉइंट 0,4 लाइज ऑन वाई एक्सिस। अब कोई भी पॉइंट अगर वाई एक्सिस पे होगा तो इसका एब्सिसा 0 होता है, मतलब एक्स की वैल्यू, और एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 बोल रहा है, इसलिए ये सही होगा। रीजन है, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट लाइंग ऑन वाई एक्सिस इज 0। इसी को डिफाइन कर रहा है ये, कि जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वाई एक्सिस पे वो हमेशा 0 होता है। ये दोनों ट्रू हैं और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। ये हो गए 20 ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स इस बेसिक के पेपर का। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फिर हम दूसरे प्रॉब्लम के साथ आएंगे। आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।